1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। स्वागत है बड़ी बात में। और बड़ी बात में आज बात जेब की राहत की। मेडिकल बिल के क्लेम के लिए परेशान होने वालों के लिए अब राहत की बात सामने आई है, और साथ ही वाहन दुर्घटना के बाद परेशान होने वाले उपभोक्ताओं की राहत की भी बात हम करेंगे। और इस बातचीत में हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ मेहमान, कंज्यूमर वॉइस के मैनेजिंग एडिटर प्रोफेसर श्री राम खन्ना जी। सर बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही बजाज कैपिटल इंश्योरेंस के विनोद सहगल साहब भी हमारे साथ होंगे। विनोद सहगल साहब स्वागत है आपका। तो वो भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो आइए देखते हैं जेब, बचत और बीमा। वाहन दुर्घटना के बाद जब बारी आती है क्लेम करने की, तब बीमा कंपनियों के दफ्तर में भटकना एक नई परेशानी होती है। आपके असली नुकसान का एक अपने हिसाब से आकलन करता है, जो कि बीमा कंपनियों के लिए आखिरी फैसला होता है। सर्वेयर की रिपोर्ट आपके मुआवजे के क्लेम से हमेशा कम होती है, उसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वाहन दुर्घटना की मार पर नहीं पड़ेगा जेब पर असर, नहीं होगा सर्विस सर्वा बीमा कंपनी सर्वेयर। अदालत ने सुनाया अहम फैसला, मुआवजा राशि में नहीं होगा हेरफेर। वाहन दुर्घटना के बाद बीमा कंपनी के सर्वेयर की रिपोर्ट नहीं होगी बाध्यकारी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि वाहन दुर्घटना के मामले में सर्वेयर द्वारा तय मुआवजा दावेदार और बीमा कंपनी दोनों के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। इस फैसले के बाद उन लोगों की जेब पर सीधे राहत पहुंचेगी जिनका क्लेम सर्वेयर की रिपोर्ट के चलते अपनी असली कीमत नहीं पा सका है। ज्यादातर वाहन दुर्घटना के मामलों में मुआवजा राशि सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर ही तय की जाती है, जो आमतौर पर दावे की राशि से कम हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सर्वेयर द्वारा तय राशि पर भुगतान या मुआवजा अनिवार्य नहीं है। सर्वेयर द्वारा तय की गई नुकसान की समीक्षा 20,000 रुपए या उससे अधिक के दावे की भरपाई के लिए जरूरी तो है, लेकिन वह अंतिम निर्णय नहीं है। साथ ही कोर्ट ने बीमा कंपनियों को जनता का धन फिजूल में मुकदमे में खर्च न करवाने की नसीहत भी दी है। बहरहाल इस फैसले से आम जनता की जेब को तुरंत राहत पहुंचेगी, जो अपने वाहन के असली क्लेम के लिए बीमा कंपनियों के दफ्तर के चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन अब सिर्फ सर्वेयर की रिपोर्ट ही क्लेम के लिए अंतिम मोहर नहीं मानी जाएगी। चलिए सपना खेड़ा। और प्रोफेसर श्री राम खन्ना साहब हमारे साथ हैं। ये मैं आपसे जानूं कि दरअसल अंतिम निर्णय नहीं होगा, ये तो है कि किसका निर्णय अंतिम होगा या किस तरह से उसको उस डिस्प्यूट को आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये कंसर्न तो शायद आपके सामने आता होगा कि जो कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है उससे हमेशा कम होता है, या फिर सर्वेयर की। देखिए, मोटी बात यह है कि जनरल इंश्योरेंस का गाड़ी के बीमा को सब लोग करवाते हैं, अनिवार्य है करवाना। जी। नुकसान होता है 5, 7, 10% लोगों का, ठीक, और प्रीमियम देते हैं सारे जी। तो बीमा कंपनी तो मुनाफे के लिए कर रही है, कोई समाज सेवा के लिए तो कर नहीं रही है जी। उसकी कोशिश होती है कि अगर 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है तो उसको 30,000 का दिखा के और ये कह के कि भाई हमारे सर्वे ने तो रिपोर्ट दी, आप ज्यादा पैसे मांगो, उसको कहते हैं जी आप 30,000 ले लो, फैसला कर लो। जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ये बताता है कि सर्वेयर की रिपोर्ट कोई धर्म वाक्य नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है, इट इज नॉट फाइनल। अगर कंज्यूमर ये प्रूव कर सकता है कि उसका नुकसान उससे ज्यादा है तो सर्वेयर इज नॉट द लास्ट वर्ड, ये फैसला इस तरह कहता है और इससे दरवाजा खुल जाता है। और वो सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद इसलिए कहा होगा कि सर्वेयर तो एजेंट है बीमा कंपनी का, बिल्कुल, वो पैसे उससे लेता है, फीस उससे लेता है, उसके डिसिप्लिन में वो जकड़ा हुआ है, तो उसी की बात करेगा, उपभोक्ता की क्यों बात करेगा। बिल्कुल। इसलिए ये जो फैसला है ये स्वागत योग्य है और इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
बिल्कुल राहत मिलेगी। और भी राहत किस तरह से होती है, विनोद सहगल साहब भी हमारे साथ हैं। सहगल साहब, आपको भी लगता है कि ये एक कंज्यूमर के ध्यान में रखकर कंज्यूमर के हित के लिए फैसला होगा और इसको शायद जो बीमा कंपनियां वो भी वेलकम करेंगी? सर, वैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो तो सिर आंखों पे, क्योंकि उन्होंने बड़ी सोच समझ के इसका जो इंश्योर्ड है, क्लाइंट है, उसके हित में किया है। लेकिन एक चीज होती है कि जो सर्वेयर, उसकी फंक्शन है सिर्फ अपना जो डैमेज है उसको देख करके, उसको असेस करके और इंश्योरेंस कंपनी को वापस रिपोर्ट करें। कन्वीनियंस के लिए होता है कि भी अभी अगर देखा है, अगर क्लाइंट उससे सहमत है तो उसी वक्त उसका फाइनल करके तो रिपेयर शुरू हो जाता है। और आजकल कई कंपनी कैशलेस भी उसको दे देते हैं। बिल्कुल। अगर क्लाइंट जो है ही इज नॉट सेटिस्फाइड, तो ही हैज एवरी राइट टू से आई डोंट लाइक दिस, ही कैन गो बैक टू द इंश्योरेंस कंपनी। और अगर इंश्योरेंस कंपनी उससे सहमत हो या ना हो तो ही हैज अ राइट टू हैव इट रीसर्विड, लेकिन उसमें डिले जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। So it's a question के whether he wants the money straight away to carry out repairs or whether he is willing to wait and challenge the insurance company in a friendly or an unfriendly way. Either way. बिल्कुल। ये बात, लेकिन आपको क्या लगता है कितने लोग इस परेशानी या कहें कि एक तरह से माथापच्ची की दोबारा सर्वे कराना या फिर बीमा कंपनी को जाना, कितने जाते हैं? ऐसा है कि आपने यदि किसी सर्वेयर को लिया और उससे असेसमेंट, नेचुरली आपकी जब एक्सीडेंट होता है तो आप किसी वर्कशॉप पे जाते हो, वर्कशॉप वाला एस्टिमेट देता है, बिल्कुल ठीक है, कि इतने का होगा। अच्छा, कई बार ये भी देखा गया है कि वर्कशॉप ज्यादा एस्टिमेट दिखाना चाहते हैं क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, वो भी गलत है। वो भुगता तो नहीं चाहेगा कि इंश्योरेंस कंपनी का नुकसान हो, इसीलिए ये टेंडेंसी जो है, और कई बार ये होता है कि वो भुगता को दबाने के लिए सर्वेयर का इस्तेमाल किया जाता है और उसका क्लेम को जुटला दिया जाता है। अब ये होगा कि सर्वेयर अगर आपने अपॉइंट किया तो वो पहले कंपनी कहती थी ये तो लास्ट वर्ड है, ये तो ओपिनियन है, इससे ज्यादा नहीं दे सकते हम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये लास्ट वर्ड नहीं है। अगर दूसरी कोई एविडेंस है जिससे कहते हैं कि नहीं इससे ज्यादा है, उस एविडेंस के हिसाब से देना पड़ेगा। परंतु इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो कचहरी में जाए। पहले वो उसी इंश्योरेंस कंपनी का हायर ऑफिसर से अपील करे एविडेंस लेके। और ये 2-3 लेवल्स हैं कंपनीज के अंदर भी, सरकारी जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके यहाँ लेवल्स हैं, प्राइवेट कंपनीज में शायद है नहीं है, मुझे नहीं मालूम। नहीं, लेकिन इसके लिए एक कंज्यूमर को इस बात का अवेयरनेस होना पड़ेगा ना कि किस चीज में कितना परसेंट मिलता है, यानी कि जो देखो ये परसेंट की बात नहीं है, जो आपका एक्चुअल नुकसान हुआ है, आपकी गाड़ी ठुक गई, ठीक है, मडगार्ड टूट गया, रिपेयर नहीं हो सकता, नया लगेगा, डेंट पड़ गया, या कोई और पेंटिंग की जरूरत है, या कोई पार्ट टूट गया उसको रिप्लेस करना है, तो वो सामने प्रत्यक्ष है, उसकी फोटो के द्वारा, सर्वेयर के द्वारा, मैकेनिक के एस्टिमेट के द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। और वो भी पता कर सकते हैं बाजार से जी मडगार्ड कितने का है, लाइट कितने की है। तो ये सारी जानकारी इंश्योरेंस के लोगों के एजेंट्स के पास होती है। झगड़ा वहां पड़ता है कि जहां एक कह रहा है जी मुझे 1000 रुपए का खर्चा दूंगा, दूसरा कह रहा है जी मुझे तो लाख रुपया चाहिए, तो झगड़ा पड़ जाता है। उस केस में भी जो उपभोक्ता है वो अगर कंपनी से उसकी बात नहीं बनती है तो वो इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के पास जा सकता है, इंश्योरेंस लोकपाल के पास। वो फिर इंश्योरेंस कंपनी को बुलाती है। ठीक है, तो इंश्योरेंस के एक क्षेत्र में अपने देश में एक लोकपाल का विधेयक है, ओम्बुड्समैन का, जो कि कंज्यूमर्स की शिकायत सुनने के लिए बनाया गया है। तो ऐसे उपभोक्ता जिनको कल प्रॉब्लम है किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ, पहले तो इंश्योरेंस कंपनी के हायर को अपील करें, अगर वो उनसे सुनवाई ले, मिले जाके उनसे, उनको बताएं कैसे वो गलत है, और अगर वो नहीं मानते तो इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के पास जाएं, और तब भी नहीं बनता है तो फिर तो कंज्यूमर कोर्ट में जाए। बिल्कुल। विनोद सहगल साहब, क्या ये एक परसेंटेज होता है या जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो इस बात का ध्यान रखती हैं कि कितने लोग उनको अप्रोच करते हैं जो सेटिस्फाइड नहीं है, और उनके रिड्रेसल के लिए स्पेशल कुछ इस तरह की व्यवस्था होती है कि वो सेटिस्फाइड हो, कुछ लेवल का सेटिस्फेक्शन हो? नहीं, रिड्रेसल सिस्टम तो IRDA से इंप्लीमेंट होके हर एक इंश्योरेंस कंपनी इंडिविजुअली भी अपना रिड्रेसल सिस्टम रखती हैं। सर्वे जो है वो इंश्योरेंस कंपनी अपॉइंट करते हैं अपने और क्लाइंट के कन्वीनियंस के लिए। लेकिन अगर कभी ऐसे हो कि कोई अमाउंट में डिस्प्यूट है, कोई यहाँ पे रुकावट नहीं है कि भी क्लाइंट अपना सर्वे कोई अपॉइंट कर ले, ऑल्दो सर्वे जरा डरते हैं इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट अपॉइंट करने में, लेकिन फिर भी रिड्रेसल सिस्टम तो बिल्ट इन है और देयर इज नथिंग टू स्टॉप, क्योंकि पॉलिसी में ही लिखा है कि अगर खाली क्वांटम का डिस्प्यूट है फिर आर्बिट्रेशन, अगर आपके रेप्यूटेशन का सवाल है तो देन ही गोज टू द ओम्बुड्समैन और ही गोज टू द अदालत। सो सब सिस्टम, लेकिन दे आर टाइम कंज्यूमिंग।
टाइम कंज्यूम। लेकिन एक चीज आपसे आऊंगा, एक आम आदमी दरअसल कहीं ना कहीं ये है कि वो इस झंझट से कहीं वो चाहता है कि उसके एक तो उसका कम पैसा मिलने वाला है, या कभी आप मिलते हैं तो जनरल शिकायत क्या आपको लगती है कि कंज्यूमर की? जनरल शिकायत इंश्योरेंस कंपनियों का एक ही काम है, आप मांगो वो बोले ना, और फिर आप 100 मांगो 20 दें, 25 पे फैसला करें, फिर बोले अभी ले लो 25, नहीं तो आपको टाइम लगेगा। फिर आदमी सोचता है कि मैं क्या करूं। मेरी सलाह उनको यह है कि इस धमकावे में ना आए, बड़े अफसर को अपील करें, उससे बड़े अफसर को अपील करें, और उसके बाद अपना रिपेयर करा लें। हाँ, उसके लिए वेट नहीं करें, ओके, रिपेयर करा लें और फिर ऑम्बुड्समैन में डाल दें। पैसा आज नहीं, साल के बाद मिल जाएगा, और जितना उसने कहा हुआ उतना तो देना ही पड़ेगा उसको। जी विनोद सहगल, बात से आप सेटिस्फाई मानेंगे कि इस तरह की एक जनरल टेंडेंसी होती है कहीं, जो कि कस्टमर और शायद जो रिलेशन होता है जो बीमा कंपनी है उनके जितने भी खासकर उस तरह के अधिकारी जो कि पब्लिक से डीलिंग करते हैं? साहब अगर हमें सवाल पूछते हैं तो इसमें ताली दो हाथ से बजती है। एक तो इंश्योरेंस कंपनी का अपना ही एडवांटेज है, बिकॉज बिगर एंड दे आर द वंस हु राइट द पॉलिसी। अब क्लाइंट जो है वो जब तक क्लेम नहीं होता, कभी आज कोई ऐसा क्लाइंट हमें दिखा दीजिए इंडिविजुअली जिसने पॉलिसी को पढ़ा भी हो, और जब क्लेम होता है तो उसको कंफ्यूजन में काफ़ी गुस्सा और नाराज़गी पेश होती है, क्योंकि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें सब कुछ बड़ा क्लियरली है। डिप्रिसिएशन कितना होगा, कौन से पार्ट पे क्या परसेंटेज होगा, किस लिमिट पे आप ले सकते हैं। सो अपनी अगर कोई पढ़े या आपके पास कोई एडवाइजर या ब्रोकर या कोई ऐसा एजेंट हो जो कि समझदार और आपको समझाने के लिए बैठे हो, तो आपको उतनी तकलीफ नहीं होगी एट द टाइम ऑफ द क्लेम। लेकिन ये जरूरी है कि द क्लाइंट इज एट अ डिसएडवांटेज बिकॉज ही इज एन इंडिविजुअल। Insurance company is at a huge advantage because they are a big conglomerate, and particularly if you are a big insurance company, your legal department will handle. इसीलिए हमने आपके लिए वो बनाए हैं जो कि ombudsman, yes, they are a fast track court, और उनकी judgments are usually heavily biased in favor of the client. हेवली बाइस्ड, ये बात तो है बिल्कुल। लेकिन अब ये मेडिकल इंश्योरेंस की बात करें, लेकिन उससे पहले ये एक आपको लगे कंज्यूमर के लिए भी कहीं अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए कि वो इन सारी चीजों का ध्यान रखे, क्योंकि ये बात तो सही है, पढ़ता कोई नहीं है, मतलब हम साइन करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी एक स्पेशलिस्ट है, उसको रोज का यही, उसने मोटी मोटी तनख्वाहें दे के लोगों को, हजारों लोगों को रखा हुआ जिनका एक ही काम है, कंज्यूमर की जेब से पैसा निकालो अपनी जेब में डालो। तो उन्होंने कंज्यूमर का कोई एक दायित्व बनता है कि वो चीजें पढ़े। देखिए जो कहा जा रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उसको कहते हैं जी साइन करो। वो ये तो नहीं पूछते उससे कि ये ठीक है या गलत है, तो उसको तो लेना ही पड़ता है। वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो जब झगड़ा पड़ता है तो इन्हीं वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स को कचहरियां इंटरप्रेट करती हैं, वो करती हैं जस्टिस और इक्विटी के हिसाब से। वो ये जरूरी नहीं है कि वो कंपनी के फेवर में करें, और कई बार कचहरियों ने या भी इन्होंने कहा कि कंज्यूमर कोर्ट्स के फैसले बायस्ड हैं कंज्यूमर के फेवर में। वो तो होंगे ही, क्योंकि कंज्यूमर जस्टिस की बात हो रही है, वो कमर्शियल इंटरेस्ट की बात थोड़ी ना हो रही है कोई, कि भाई कंज्यूमर और इंश्योरर दोनों को एक ही तराजू में तोला जाता है। बिल्कुल, मार्केट में तो वो है भीमा का है और कंज्यूमर है पिद्दी, बिल्कुल, परंतु कंज्यूमर कोर्ट के सामने तो बराबर है ना जी। तो जब कंज्यूमर कोर्ट के आगे जाता है, ऑम्बुड्समैन के आगे जाता है, तो नेचुरली वहां न्याय की बात होती है। और न्याय में अगर उसकी गाड़ी को नुकसान हुआ है 50,000 रुपए का, बिल्कुल, तो भैया 49 दे दो। हाँ जी, पर 25 में तक आप नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, ये आम समस्या है जो कि एक ग्राहक को, एक कंज्यूमर को आती हैं। इस पर हमने बातचीत किया है कि वाहन के इंश्योरेंस को लेकर, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस पर भी बात होगी। दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बन रहे इस समय के साथ। जेब की बचत किस तरह से हो सकती है, हम बात कर रहे हैं खासकर इंश्योरेंस सेक्टर की, जिस तरह से वाहन के इंश्योरेंस को लेकर आम आदमी की परेशानी होती है और किस तरह से उसको निपटा जा सकता है। हम बात कर रहे थे कि अब सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग के बाद एक आपने बताया कि अगर एक तो सर्वेयर का जो भी निर्णय होगा वो आखिरी नहीं होगा, उसको कहीं ना कहीं चुनौती दे सकते हैं, एक कंज्यूमर जा सकता है। पहले तरीका यही कि अधिकारियों के पास जाए, उसको ऊपर के अधिकारियों के पास, जिस ऑफिसर ने आपको रिजेक्ट किया है या वो कह रहा है कम देंगे, उसको बोलो लिख के दे मुझे, तुम कह रहे हो जो लिख के दो मुझे। अच्छा, और उसके खिलाफ रिप्रेजेंटेशन करो बड़े ऑफिसर को कि भाई ये गलत लिखा हुआ है इस तरह से, ये मेरा नुकसान है, ये डॉक्यूमेंट है, ये चालान है, ये मैकेनिक की रिपोर्ट है, इतने पैसे का है, और ये रसीद लो, आपने करवा लिया, ये रसीद है। ओके ओके सहगल साहब, ये एक तरीका आपको लगता है ठीक होगा कि इस तरह अगर एक अप्रोच होती है किसी परेशानी के लिए, अगर हायर अथॉरिटीज के पास यानी कि उसी इंश्योरेंस कंपनी के किसी बड़े अधिकारी के पास जाया जाता है?
या पहले जो सबसे पहले जो आपका पोर्ट ऑफ कॉल है वो तो है ही कि भाई इंश्योरेंस कंपनी में आप अगर हायर अथॉरिटी को अप्रोच करें, क्योंकि दैट इज अ प्रॉपर प्रोसीजर। अगर वो अपने ऑफिस को सपोर्ट करते हैं एंड यू आर स्टिल डिसैटिस्फाइड, फिर आपके पास और काफ़ी दरवाजे खुले होते हैं। और ये कहना कि इंश्योरेंस कंपनी का काम सिर्फ प्रीमियम लेना है और क्लेम नहीं सेटल करना, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि अगर आप मोटर इंश्योरेंस देखें, उसका लॉस रेशियो देखिए, थर्ड पार्टी का 800%, उन डैमेज का है 200%, मेडिकल का लीजिए 120 to 150%। तो ये नहीं कि वो प्रीमियम लेके तो क्लेम नहीं सेटल होते। ये ज़रूर है कि जो भले बंदे हैं वो चक्की में पिस जाते हैं और जो रिसोर्सफुल होते हैं वो तो निकल जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, देयर इज एन इंटरमीडिएरी। अगर आपको समझ नहीं है और अगर आप पॉलिसी खरीदते हैं थ्रू एन देन चूज ए प्रोफेशनल इंटरमीडिएरी। एजेंट्स में भी बहुत ही भले बंदे हैं, ये नहीं कि सब एजेंट खाली पैसा लेके और कमीशन लेके चले जाते हैं, बहुत भले बंदे हैं। और जो ब्रोकर हैं उनको आप इस्तेमाल करिए, क्योंकि ब्रोकर का काम है टू रिप्रेजेंट द क्लाइंट, ही डजंट रिप्रेजेंट द इंश्योरेंस कंपनी। ओके, सर्वे जो है ही इज अपॉइंटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। और मेडिकल में आपका टीपीए इज द न्यू फॉर्म ऑफ अ सर्वे फॉर कैशलेस, बारे में शायद आप बाद में बात करेंगे। लेकिन अपॉइंट ए नॉलेजेबल प्रोफेशनल इंटरमीडिएट टू हेल्प यू, और आपका जो कष्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो दर्शक सुन रहे हैं वो ये इस तरह की स्टेप्स लें तो शायद उनकी परेशानी कम हो सकती है। बात मेडिकल क्लेम की, मेडिकल क्लेम पर नई सुविधाएं अब सौगात की तरह सामने आएंगी। आइए देखते हैं कि लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही। मेडिकल बीमा का बाजार देश में सालाना 25 से 30% की दर से बढ़ रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से बाजार आगे बढ़ रहा है उसी तरह ग्राहकों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। कंपनियों और ग्राहकों के बीच प्री एग्जिस्टिंग बीमारियों को लेकर जबरदस्त विवाद और दुविधा है। इसीलिए IRDA ग्राहकों के हित के लिए पहले से चली आ रही बीमारियों के लिए एक समान परिभाषा लेकर आने वाला। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ग्राहकों की परेशानियों में कमी होगी। समझने में या समझाने में उसकी थोड़ी सी जो चांस ऑफ डिस्प्यूट है वो कम हो जाएगी। जो भी पॉलिसी आप लेंगे उसमें प्री एग्जिस्टिंग अगर स्टैंडर्डाइज है तो चाहे हम ए कंपनी से लें, बी कंपनी से लें या एक कंपनी से बी कंपनी में जाना चाहें, तो इस चीज में आपको तकलीफ नहीं होगी। फिलहाल इंश्योरेंस करवाने वाले ग्राहकों की शिकायत ये है कि बीमा कंपनियां प्री एग्जिस्टिंग के नाम पर क्लेम देने में काफी आनाकानी करती हैं। फिलहाल कंपनियां कुछ तय समय सीमा के आधार पर कुछ खास बीमारियों पर किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं देती हैं। वहीं कंपनियों का मानना है कि मेडिकल बीमा के बाजार में क्लेम रेशियो 125 से लेकर 150% है और बड़ी संख्या में ग्राहक बीमा पॉलिसी का बेजा इस्तेमाल रहे हैं। निश्चित तौर पर IRDA की इस तरह की पहल ग्राहकों का भरोसा जीतने में काफी हद तक कामयाब हो सकती है। समय के लिए सौरभ मनचंदा। हम खन्ना साहब और सहगल साहब से कुछ बातचीत करें, लेकिन दरअसल इससे पहले देख लेते हैं कि नए मेडिक्लेम पर जिस तरह से ये एक नई पहल हुई है उस पर लोगों की प्रतिक्रिया किस तरह की है। पहले जो रूल पास हुआ था वो सब बीमारियों के हिसाब से 2-3 बीमारी छोड़ के ही, जो मेन बीमारियां थी जैसे उसको छोड़ के ही ये मेडिक्लेम होता था। लेकिन अभी तो जो रेगुलर जो बीमारियां हैं उनको भी उन्होंने कवर कर लिया है। तो मतलब मेडिक्लेम में जो पैसा भरते हैं उसमें अक्सर हम लोग धोखा खाते हैं। तो इससे अच्छा कि पहले अपन उसकी पूरी तरह से जांच कर लें कि भाई ये बीमारी के लिए छूट है इसमें, तभी हम करवाएं, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। उसका रिलायंस है, अगर दूसरी प्राइवेट कंपनी है तो इट डिपेंड्स, यू हैव टू गो थ्रू द टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपरली बिफोर एंटरिंग इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। तो आप साइन करते हो मेडिक्लेम, तो आपका जो एजेंट होता है उसके साथ बातचीत करने के बाद ही आप वो साइन कीजिए। मतलब मैंने तो ऐसा किया हुआ, ओल्ड इलनेस हो वो रिजेक्ट करेंगे, मैंने को बोल दिया था पहले उनको। बेसिकली जो बीच में जो एजेंट रहते हैं वो कभी कभी चीट करते हैं, और पहले से जो मेडिकल में पहले से या मेडिकल टेस्ट करना चाहिए, फिर बाद में मेडिकल मिलना चाहिए। अगर पॉलिसी लिए अगर उस टाइम कोई प्रॉब्लम है तो कंटिन्यू रहनी चाहिए, उसके अगेंस्ट यू शुड नॉट डू एनीथिंग। दिस विल बी wrong against the public at large, which is not in the interest of public, because when you are taking a policy, accepting a policy, you are aware about everything, whether you are getting tested or not, so it has to be taken care of appropriately. तो प्री एग्जिस्टिंग इलनेस को लेकर क्या कुछ है, इस पर हम बातचीत करें, लेकिन इससे पहले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम इसी पर चर्चा करेंगे। आप बन रहिए इस समय के साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो हम बात कर रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग जो इलनेस थी उसको लेकर या फिर एक नया रेगुलेशन आया, इसके मायने क्या है। तो खन्ना बात करते हैं सर, इसका मतलब क्या है प्री एग्जिस्टिंग इलनेस को लेकर? आज आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया जी, तो पूछता है कि भी आपको आज बीमारी क्या है, और विश्वास के आधार पर एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको ईमानदारी से बता देना चाहिए कि आपकी क्या बीमारी है। वो आपको पॉलिसी दे देगा जितना भी प्रीमियम लगेगा। अब आप बीमार हो गए जी, तो कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि जो बीमारी आपको पहले उसमें पैसा नहीं मिलेगा आपको। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज इज नॉट कवर्ड। अगर उन्होंने कवर किया आपके बताने के बाद, वो प्रीमियम ज्यादा लेंगे उसका, ठीक है, तो फिर तो उनको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। परंतु होता यह है कि आप नहीं, सवाल यह है कि आप इंश्योरेंस लेने के बाद 1.5 साल बाद आपको पता लगा कि दिल में दर्द हुआ, आप टेस्ट के लिए गए और उसने बताया जी आपके तो ब्लड प्रेशर है और आपको हार्ट की प्रॉब्लम है। अब वो कहते हैं जी आपको हार्ट की प्रॉब्लम डायग्नोज हुई है, तो इसका मतलब कई साल से हो रही होगी। ओके, आप कहते हैं जी मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो पता 1.5 साल के बाद लगा है, और वो इसी बिना पर रिजेक्ट कर देते हैं क्लेम। तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की जानकारी आपको थी या नहीं थी, इस पर मुनहसर है। ओके, और जरा सा उनको कोई हिंट मिलता है, कोई बोल देता है या कहीं लाइन में लिख देता है, तो उसके बेसिस पे वो रिजेक्ट कर देते हैं, और इस बेसिस पे 100 में से 70 क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं। वो जी आपको पहले से बीमारी थी, आपने हमें बताया नहीं जी। ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है, और इसी कारण ये रेगुलेशन बन रहा है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज क्या है, इसकी परिभाषा तय होगी क्या है। और अगर मान लीजिए आप कहते हैं जी आपको थी जी, तो आप 1 साल में 2 साल में पता लग जाएगी आपको। एक सीमा तक आपको पता नहीं लगी और बाद में आप मुझे कहोगे 5 साल, मैं 5 साल तक इंश्योरेंस करवा रहा हूं और 5वें साल मुझे कह रहे हो जी आपको 5 साल पहले डिजीज थी, ये तो गलत बात है ना जी। तो इसलिए ये तय करना जरूरी इसलिए है क्योंकि जो उपभोक्ता अपनी डिजीज को छुपाएगा और अस्पताल का खर्चा उनके सर पे मरना चाहेगा, वो तो गलत है बिल्कुल। परंतु जो बीमारी उसको नहीं हुई है और उसे उसको पूरा पैसा मिलना चाहिए। विनोद सहगल साहब हमारे साथ, क्या आपको लगता है ये अगर जो डेफिनेशन है दोबारा से रीडिफाइन होती है या फिर इस नए रेगुलेशन ये ठीक होगा एक रिलेशन के लिए भी, बीमा कंपनी और ग्राहकों के, और साथ ही ग्राहकों के, कंज्यूमर के पॉइंट से भी? बहुत ही सही डिसीजन आ रही है कि एक क्लैरिटी आ जाए और एक स्टैंडर्डाइज हो जाए। अब क्या है कि हर एक कंपनी का अपना अपना नियम है। कई लोग कहते हैं कि भी 4 साल बिना क्लेम के आप हमारे साथ इंश्योर करोगे और तब जाके आपको कोई एग्जिस्टिंग क्लेम का या डिजीज का मिलेगा। दूसरे कहते हैं कि चाहे नोन और अननोन। अब नोन और अननोन, आई एंटायरली एग्री विद माय फ्रेंड कि एज अ ले पर्सन हाउ डू आई नो दैट आई हैव गॉट कैंसर, हाउ डू आई नो दैट आई हैव गॉट ए हार्ट अटैक। अब इंश्योरेंस कंपनी कई दफे इसका नाजायज फायदा जरूर उठाते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग को आप प्रूव करिए कि आपको पहले नहीं था। अब प्रूव कैसे करें कि जब आप पता ही आज चला। अगर आपको, चूंकि समय अब थोड़ा खत्म हो रहा है सहगल साहब, अगर मैं ये पूछूं कि अगर कहीं कंज्यूमर एक इंश्योरेंस से अगर दूसरे में अगर शिफ्ट करना चाहता है, अगर उसको कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, तो कितना उसको ये कन्वीनियंट रहेगा? बहुत रहेगा, क्योंकि आज अगर हमने शिफ्ट करना हो फ्रॉम कंपनी ए टू बी, तो पहले तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि उनका प्री एग्जिस्टिंग का क्या डेफिनेशन है। फिर उसके हिसाब से हो सकता है कि हमारा गरारी जो है वो 0 से फिर शुरू हो जाए। अब माइग्रेशन जिसको हम बोलते हैं फ्रॉम वन कंपनी टू द अदर बहुत आसान हो जाएगी, और उसका नुकसान ये होगा कि जैसे आपके कंप्लेंट आ रही थी कि मोटर क्लेम या टैरिफ में इंश्योरेंस कंपनी अगर करना भी वो कहते हैं साहब हमारे तो टैरिफ ये कहता है। अब एक दफा स्टैंडर्डाइज हो गया तो then you have no way to have any special favors done. बिल्कुल ये दरअसल हो जाएगा, इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। हालांकि कुछ और सवाल भी थे जो कि शायद कंज्यूमर के दिल में होंगे या मेरे दिल में थे, लेकिन समय की यहाँ पर सीमा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। परंतु एक बात जरूर है कि भाई ग्राहक को जागरूक रहना चाहिए। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कन्ना सर, आपने समय निकाला, और आपका भी धन्यवाद, आपने समय निकाला और अपनी बात यहाँ पर रखी। तो इस खास कार्यक्रम में इतना ही, रुकते हैं कुछ पलों के लिए, आप चलते रहिए समय के साथ।